जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ रिक्वायरमेंट। और आज हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं, और हमारा दूसरा सब पार्ट लेक्चर होगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को हम देखेंगे। उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें समझ आता है कि एक रिक्वायरमेंट्स किस टाइप्स की होती हैं और किस तरह रिक्वायरमेंट्स हासिल की जाती हैं। Okay, first of all, what do you mean by a software requirement? Its simplest definition is specification of the system. यानी अगर आपको क्लाइंट या यूज़र कोई सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाहता है तो वो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, कुछ आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज सिंपल, इन द सिंपलेस्ट डेफिनेशन कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। और अब हम देखेंगे इस लेक्चर के साथ साथ कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और हम आगे जाके हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है। सारा फंक्शन नॉन फंक्शन को देखेंगे डिटेल में। रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें कुछ यूज़र रिक्वायरमेंट होती हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट होती हैं, और फिर एक सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट में मेजर सेक्शन हेडिंग क्या होती है, वो चीज़ हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रिक्वायरमेंट तो हमने देखी है, अभी हम एक डेफिनेशन देखते हैं तो अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सर्विसेज दैट द कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम अ सिस्टम and the constraints under which it operates and it is developed. सिंपल डेफिनेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की यही है कि आपको कस्टमर क्या स्पेसिफिकेशन बताता है सॉफ्टवेयर की, और किस कंस्ट्रेंट का मतलब है किस कंडीशन की बेस पर या किस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पर एक सॉफ्टवेयर को जो है वो वर्क करना चाहिए। यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इस टॉपिक में नहीं मगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टॉपिक के अंदर से ही रिक्वायरमेंट्स हासिल की जाती हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो सिंपल्स डेफिनेशन यही है कि एक कस्टमर जो है वो सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शंस क्या बताता है, और वो जो सॉफ्टवेयर है किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या किन कंस्ट्रेंट फैक्टर के अंडर जो है वो काम करना चाहिए। द रिक्वायरमेंट देमसेल्फ आर द डिस्क्रिप्शंस of the system services and the constraints that are generated during the requirement engineering process. सिंपल यही है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड कर रहा है एक कस्टमर आपको, क्योंकि कस्टमर ही आपको रिक्वायरमेंट बताता है। वो यही बताता है कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, सॉफ्टवेयर में ये फीचर चाहिए। ठीक है, वो हम एग्जांपल्स भी वक्त के साथ साथ देखते जाएंगे। और फिर वो ये भी चीज़ें बताता है कि लाइट्स उसकी सिक्योरिटी इस तरह की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंस्ट्रेंट फैक्टर आ जाते हैं, किन कंस्ट्रेंट या किन क्वालिटी फैक्टर्स पर वो सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क कर रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यू लिसनिंग? आवाज़ आ रही है? तैयब? यस सर, आवाज़ आ रही है। ओके फाइन। ओके जी, अब सिंपल हम देखते हैं ये जो पहला टॉपिक है हमारा, ये जो लेक्चर है ये रिक्वायरमेंट के बारे में कि रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। एक रिक्वायरमेंट कितने टाइप्स की होती हैं, किस इकसाम की होती हैं, और उसको किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ व्हाट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू। ठीक है ना, एक जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर किस तरह परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, और हाउ इट शुड परफॉर्म एंड व्हाट कंस्ट्रेंट इट शुड सेटिस्फाई। कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी, यानी फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आती है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक फीचर है जिसको फंक्शन रिक्वायरमेंट बोला जाता है, ये फीचर है, और अंडर विच व्हाट आर द कंस्ट्रेंट फैक्टर इट शुड परफॉर्म, और उसके यानी क्या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होंगे या क्या कंस्ट्रेंट फैक्टर होंगे वो जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और they are essential for communicating the expectation and needs of the stakeholders। तो रिक्वायरमेंट जो है वो जब कस्टमर आपको बता रहा होता है, और एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरी है रिक्वायरमेंट को समझने से पहले कि कस्टमर क्या होता है और यूज़र क्या होता है। ठीक है, कस्टमर या क्लाइंट जो आपको एक बता रहा होता है कि भाई आप सेवर्ड सॉफ्टवेयर या डेवलप करना चाहता है। ठीक है, उसको क्लाइंट भी बोलें, उसको कस्टमर बोलें। और यूज़र क्या होता है कि जो जिसने एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। अब कस्टमर अपने ही इस्तेमाल के लिए भी आपसे सॉफ्टवेयर को बनवाना चाहता है। ठीक है, वो अपने इस्तेमाल के लिए उसको वो कस्टमर भी होगा और वो यूज़र भी होगा। बाज़ औक़ात आपको प्रोजेक्ट इस तरह मिलता है कि कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट बताता है, यानी सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है या स्पेसिफिकेशंस उसके बता रहा होता है, बट वो किसी और क्लाइंट के लिए होता है या किसी और दूसरी किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो यूज़र जो होता है वो बेसिकली एक्चुअली जो उसको इस्तेमाल करेगा सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना
जो डिफरेंस है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड अ यूज़र, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए यूज़र जिसने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप इनिशियली रिक्वायरमेंट्स को सुनते हैं या लेते हैं या नोट करते हैं, तो जिन ने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, जिनको प्राइमरी एक्टर्स बोला जाता है या यूज़र ऑफ द सिस्टम बोला जाता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग वो किस तरह चाहते हैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, या सॉफ्टवेयर किस तरह बनता हुआ नज़र आए, तो ये उससे भी उनको आप रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है। तो सिंपल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, कि डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जा रही है किसी भी फीचर की, किसी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट की, और कि वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, व्हाट शुड डू, व्हाट डज सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू एंड हाउ इट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। और यू कैन से अनदर डेफिनेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और सॉफ्टवेयर में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी डिस्क्रिप्शन के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है जी। आगे जरा बढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि कुछ यूजर रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। जब आपको क्लाइंट एक प्रोजेक्ट देता है तो वो सिंपल आपको नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट्स आर दोज टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय द क्लाइंट इन देयर ओन नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, रिटन बाय द कस्टमर्स। तो कस्टमर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, अपनी जो भी सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाहता है, वो वेबसाइट है, वो ऐप है, वो जो भी एप्लीकेशन है, तो वो रिटन फॉर्मेट में अपनी नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है, उसको बोला जाता है यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यूजर रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि दोज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर रिटन बाय द यूजर इन देयर ओन नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज ज़्यादातर जो है वो अब वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, और उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहा होता है। जब आपसे वर्बली भी अगर वो बात कर रहा है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आप एक एज अ फ्रीलांसर एक सोली डेवलपर काम कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़ोन करके कहता है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में उसे मंगवाते हैं। यानी डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जिस कंपनी से वो बिलोंग कर रहा है, तो उस कंपनी के लेटर हेड पे वो रिटन फॉर्मेट में वो सॉफ्टवेयर को ये स्पेसिफिकेशन को या रिक्वायरमेंट्स को मेंशन डाउन करेगा कि मुझे ये फीचर चाहिए, और उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा हर फीचर्स की। तो फिर वो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या आप अपनी मीटिंग में उसको लेकर आते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। जब तक एक्चुअली क्लाइंट या कंपनी एग्जिस्ट करती है, वेरीफाई करते हैं, फिर आप उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यूजर रिक्वायरमेंट सिंपल होती है। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है? These requirements specify the technical characteristics of the software system. For example, उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके आर्किटेक्चर क्या होगा, उसमें सॉफ्टवेयर के कोई कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कोई इंटरफेसेस रिक्वायर्ड है, एपीआईज वगैरह। तो हार्डवेयर में कोई प्रिंटर वगैरह, कोई स्कैनर रिक्वायर्ड है अगर, तो वो आप उसको मेंशन करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में कोई उसको आप समझ लें कोई पैकेजेस या एपीआई या इस तरह की चीज़ें कोई रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो चीज़ आप मेंशन कर रहे होते हैं। और आर्किटेक्चर में अगर आप देख लें कि आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, रैम क्या होगी, और प्रोसेसर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आप ओवरऑल उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। और इंटरफेसेस अगर कोई और आपको कोई अगर आपने किसी और एपीआई या किसी और कंपोनेंट से या किसी और इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना है, या किसी और एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है, उसके लिए अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेलीफोनिक एपीआई बनाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन यूज़ जेटैपी एपीआई, जावा टेलीफोनिक एपीआई, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उससे और उसको एक्सेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो आप उस इंटरफेसेस की उसके हेडिंग के अंदर बन सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपने गेम्स खेली होंगी, और गेम्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी सीडी कवर पे एक हेडिंग होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, विच इज़ मेंशनिंग कि अगर ये जो गेम है जब आप इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए ये मशीन यानी ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसमें ये आपका आर्किटेक्चर या ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ये प्रोसेसर या ये रैम होनी चाहिए। अगर आपको कोई हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीकर्स रिक्वायर्ड है, कोई आपको गेम कंट्रोलर रिक्वायर्ड है, तो वो आपको मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर अगर आपको कोई इंटरफेसेस या एप्लीकेशंस उस गेम को इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, तो फॉर एग्जांपल डायरेक्टएक्स अगर अगर आप या कोई आपने ऐसी कोई गेमिंग की जो कोई लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी है,
तो वो चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगी कि आपने गेम को एग्जीक्यूट करने के लिए एपीआई, और आपने बार बार ये चीज़ें अपने टीनेज लाइफ में भी खेली होंगी, देखी होंगी। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर जब बना दिया जाता है, जिस मशीन पर वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि आपको क्लाइंट के जी मैंने एग्जामिनेशन सिस्टम बनवाना है आपसे, और आप बगैर रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किए हुए, बगैर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किए हुए कि आया उसको एक डेस्कटॉप एक एग्जामिनेशन सिस्टम चाहिए फॉर वन पीसी, या उसको नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए। यानी अगर नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसका आर्किटेक्चर और उसकी प्रोग्रामिंग टैकलमेंट डिफरेंट होगी, और अगर आपने एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनानी है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो जिस मशीन पे या जिस मशीन मीन ऑपरेटिंग सिस्टम या जिस प्लेटफॉर्म पर वो जो एग्जीक्यूट होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी आपने नोट डाउन करनी होती है और आपने अंडरस्टैंड करनी होती है, तो उसका क्या है, ठीक है। फिर आ जाती है डोमेन रिक्वायरमेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन की जो नेचर है उसके मुताबिक, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन नेचर एंड व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर डेवलपिंग फॉर अ क्लाइंट, तो उसके मुताबिक आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं कि अगर आप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो नेटवर्क के लिए जब आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपने जो आपने ओएसआई लेयर्स पढ़ी होंगी, ठीक है ना, जो ओएसआई लेयर्स 7 लेयर्स है, उसके अंदर फिर एक जब आप नेटवर्क की कम्युनिकेशन करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन बनाते हैं, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाते हैं या नेटवर्क पे चलने वाली एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सिक्योरिटी का जो सेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो सेशंस आपने मेंटेन करने हैं, और सिक्योर्ड एसएसएल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर एसएसएल जो है आपने इम्प्लीमेंट करनी होगी, और आपने उसकी सिक्योरिटी को, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सिक्योर सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन की टाइप होती है, यानी डोमेन नेचर ऐसी होती है, उसके मुताबिक फिर आपको रिक्वायरमेंट्स भी नोट डाउन करनी होती है और अंडरस्टैंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक और अगर एग्जांपल है, मैंने भी आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट की भी एग्जांपल दी गेम के वाले से, डोमेन के वाले से एक और देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो ई कॉमर्स में डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। आप कोई लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, कोई खरीद रहे होते हैं, कोई बायर होते हैं, कोई सेलर्स होते हैं, बट अपनी प्रोडक्ट को जब वो बेच रहे हैं और जो लोग एज अ बायर खरीद रहे होते हैं, तो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग तो हो रही है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखें कि थ्रू सम फीचर आप पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं, या कोई पेमेंट मेथड या बैंकिंग चैनल यूज़ करते हैं, या आप कोई जिस तरह जैज़ कैश, इजी पैसा, इस तरह की जो कैश पेमेंट फैसिलिटी वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड की फंक्शनलिटी डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज़ अ सिक्योर वे, और आपने उसमें जो है इंक्रिप्शन को भी डील करनी है, क्योंकि डाटा जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन की जा रही है, और पूछी जाती है डेफिनेटली आपका लाइक आपका डेबिट कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर पूछा जाता है आपसे, उसका जो है वो एक्सपायरी डेट पूछी जाती है, वैलिडिटी यानी जिसको कहते हैं एंड टिल डेट, और फिर आपका एक कोड होता है सीवीसी उसको बोलते हैं, वो कोड पूछा जाता है कार्ड का। तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप इसको टैकल कर रहे हैं, तो वो जो है वो सिक्योर्ड वे में आपने उसको डील करना है, और आपने इंक्रिप्शन जो है डाटा इंक्रिप्ट फॉर्मेट में वो डील करना है, और उसको टैकल करना है। तो कुछ रिक्वायरमेंट की कुछ एप्लीकेशन जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी नेचर इस तरह की होती है, डिफरेंट तरह की, तो उस तरह से भी आपको उस नेचर ऑफ दैट एप्लीकेशन या उस डोमेन से आपको कुछ रिक्वायरमेंट जो हासिल करनी पड़ेगी या अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट ना भी बताए तो वो डेफिनेटली आपको खुद से डेवलप करनी है, खुद से उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो एक सिंपल जब आप रिक्वायरमेंट जब सारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है, तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जिसको एसआरएस बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ डिटेल सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन which can serve as a basis for design or implementation written for developers, ठीक है। अब ये एसआरएस जो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल मीन उसके अंदर सॉफ्टवेयर की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब मेंशन हो रही होंगी,
तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडेबल टू डेवलपर्स है, वो यूज़र्स के लिए नहीं होती कि ऐसा ऐसा बना के यूज़र के हवाले करें, नहीं। ऐसा ऐसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक सॉलिड बेस, एक फाउंडेशन है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे और उसके मुताबिक आप सॉफ्टवेयर को फिर डेवलप भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसे एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जाती है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्ट के अंदर फिर डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बताई है, व्हाट द सिस्टम शुड डू, ठीक है। कि सिस्टम के अंदर क्या फीचर्स होंगे, क्या फंक्शनैलिटी होगी। फंक्शनल मीन फीचर्स, फंक्शनैलिटी, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मेजर मेजर फीचर्स क्या क्या होंगे वो थोड़े से डिस्क्राइब किए जाते हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब है हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, यानी उसके रिलायबिलिटी, उसके उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और सॉफ्टवेयर मस्ट पोजेस, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, या व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, what are the constraints a software is having, यानी constraint mean उसकी different उसकी मतलब एक्यूरेसी क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी, रिलायबिलिटी क्या होगी, यूजेबिलिटी क्या होगी, अवेलेबिलिटी क्या होगी, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं और फिर उसके अंदर रिक्वायरमेंट ली जाती है। सिंपल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बोले तो व्हाट द सिस्टम शुड डू फॉर मींस फंक्शन रिक्वायरमेंट डिफाइन द specific function, features, or capabilities of a software system must have. They describe the system behavior and the action should perform in response to various inputs. सॉफ्टवेयर के अंदर मेजर फंक्शंस या फंक्शनैलिटी या फीचर्स या क्या होंगे और उसके अंदर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसके अंदर वो किस तरह वो परफॉर्म हो रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर के other hand describe how the system should perform in terms of qualities or what are the different types of characteristics, or you can say constraints factor सॉफ्टवेयर मस्ट हैविंग। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और सॉफ्टवेयर की कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया है। डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सपेक्टेड यूजर टाइप्स ऑफ। मैं थोड़ा सा एक चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वहाँ से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल लें तो आप कहते हैं कि जी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं उसको लॉगिन कर सकूँ, मैं उसमें चेंज पासवर्ड कर सकूँ, मैं उसको फॉरगेट पासवर्ड अगर भूल जाए तो मैं उसको रिकवर कर सकूँ, फिर मैं उसमें कोई मैसेज पोस्ट कर सकूँ, मैं व्यू कर सकूँ, मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो ये डिफरेंट फीचर्स है, ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, इनको फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है, फॉर एग्जांपल कि सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, एक्यूरेसी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक्यूरेसी ये फीचर है, वो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर एक रिलायबल होना चाहिए, यानी रिलायबिलिटी एक ऐसा फीचर है कि अभी डिफरेंट फीचर्स आपको मेंशन डाउन भी हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो रिलायबिलिटी मतलब उस पर ट्रस्ट कर सके, सिक्योर्ड हो और उस पर सिर्फ ट्रस्टवर्दी जो यूज़र्स हैं वो उसको एक्सेस कर सके। ये नहीं है कि अनऑथराइज एक्सेस हो, कोई बाहर से बंदा जो है वो डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर सके, यानी जो भी रजिस्टर्ड यूज़र है वो सिर्फ उसको एक्सेस। तो डिफरेंट नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है जिसमें रिलायबिलिटी है, जिसमें आपका परफॉर्मेंस है, जिसमें एक्यूरेसी है, बहुत सारे डिफरेंट है। तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर की, कंस्ट्रेंट फैक्टर या डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं आपके पास ये रिलायबिलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, ये सारी। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई आप जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो उनका प्रोसेस स्टैंडर्ड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होंगी, यानी आप का डिज़ाइन अप्रोचेस क्या यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, या यूएमएल डिज़ाइनिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर यूएमएल डिज़ाइन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड अगर कोई आप लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, एमवीसी फॉलो कर रहे हैं या मिटी फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाती हैं
आपके पास इंटर ऑपरेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैंने, अगर आपका एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, यानी अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं कि वो एंड्रॉयड बेस्ड भी एप्लीकेशन स्मार्टफोन पे भी चले और वो iOS यानी आईफोन वगैरह पे भी चले, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और अगर कोई लेजिस्लेटिव अकॉर्डिंग टू लाइक कोई रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई मेंशन डाउन किए हैं उस एप्लीकेशन के हवाले से, या उसको आपने उसके अंदर वो चीज़ अप्लाई करनी है, कोई लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करना है, तो वो चीज़ें उस पर मेंशन डाउन होती हैं। हम एक चार्ट देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं इसके हवाले से। फॉर एग्जांपल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स तो मैंने बता दी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की एक टाइप होती है जिसको सिंपल हमने पढ़ा यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट होती है जो कस्टमर या क्लाइंट होता है वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में उसको रिटर्न फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहा होता है, वो यूज़र रिक्वायरमेंट। फिर एक होती है डोमेन रिक्वायरमेंट, वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन की जो नेचर है उसके मुताबिक आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स या प्रोवाइड की जाती हैं, या आपने खुद एक्सट्रैक्ट करनी होती है, उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो फिर आपके पास आ जाती है एक किस्म की रिक्वायरमेंट, आ जाती है सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट मैंने एक्सप्रेस किया है विच एक्सप्रेसेस द आर्किटेक्चर, और यू कैन से उसका सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होगा, और उसमें जो है कोई, अगर आपको कोई हार्डवेयर इंटरफेसेस या सॉफ्टवेयर के कोई आपको कोई कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड अगर है, तो वो चीज़ें आप उसमें मेंशन कर रहे होते हैं, वो होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको बता के आपने, फॉर एग्जांपल आपने गेम खेली होंगी, डेल्टा फोर्स है, या आप आईजीआई या कोई भी कोई आजकल की लेटेस्ट गेम खेलते हैं, तो वो बताता है कि जी इसमें जब आप ये गेम इंस्टॉल करेंगे तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट ये होंगी, इस गेम को आप सक्सेसफुली इसको मतलब खेल सकेंगे इफ़ यू आर फुलफिलिंग दी सिस्टम रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये होना चाहिए, वो बताता है कि जी विंडोज़ 10 हो, या आपको बताता है विंडोज़ 8 है मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिर बताता है कि आपकी इतना आपकी हार्ड डिस्क हो, इतना आपकी रैम हो, आपके अगर वो ग्राफिक्स बेस्ड गेम है तो वीजीए कार्ड इतना हो, ठीक है। अगर आपको कोई वो गेम में डेफिनेटली ग्राफिकल बेस्ड गेम है तो वो बताता है कि डायरेक्ट एक्स ये वाला आपको इंस्टॉल करना है, या ये चीज़ उसमें सपोर्ट हो। प्लस अगर वो गेम में कोई कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई कंट्रोलर्स हैं या उसके साथ कोई एक्सेसरीज़ हैं, तो वो आप फिर आपको बताने पड़ेंगे कि ये जो है हार्डवेयर इंटरफेसेस में ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और प्लस अगर उसको कोई आपने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, कोई इंस्टॉल करनी है, तो वो आप उसकी इंस्टॉलेशन किट से उठा के उसकी ड्राइव में या उसकी उसमें डायरेक्ट, तो वो होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। फिर सॉफ्टवेयर में एक आ जाती है मेजर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में दो तरह की आ जाती हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जिसको बोला जाता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की कि सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी या सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेसेस द सॉफ्टवेयर फीचर्स, और व्हाट आर द सॉफ्टवेयर features or specification or descriptions in that features. For example login, change password, एम्प्लॉय सर्च करना, रिपोर्ट निकालना, ठीक है। तो ये आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आ जाती हैं नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, जिसमें पहली है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाती है एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। इफ यू आर सीइंग दिस चार्ट, पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एफिशिएंसी के अंदर आ जाएगी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर है कि सॉफ्टवेयर ट्रस्टवर्दी कितना है, ठीक है। अगर आप उसके अंदर फिर मेंशन करेंगे कि आप एक ट्रस्टवर्दी, एक सिक्योर्ड एक्सेस दे रहे हैं, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को नहीं दे रहे। जो भी यूज़र होगा उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला, वो पहले रजिस्टर होगा और वही उसको यूज़ कर रहा है, और डाटा जो है वो जो भी इसमें मेंटेन होगा वो सेफ एंड सिक्योर्ड होगा। और डाटाबेस भी इसमें आप जो है वो सिक्योर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी डाटाबेस आप प्रोवाइड उस पर कर रहे हैं, अनऑथराइज उसको एक्सेस ही होगा। जी जी, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं इसको? यस सर। जी सर। जी जी, ये होती है रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट्स की इसकी एग्जांपल्स भी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में मिलेंगी। फिर एफिशिएंसी के अंदर अगर हम इसको डिटेल में देखें तो एफिशिएंट, एक बंदा कहता है यार एफिशिएंट कितना है, एफिशिएंट इंग्लिश का वर्ड एफिशिएंट मतलब यार कितना क्विक है। एफिशिएंट के अंदर आ जाए परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है कि यानी जब एक सॉफ्टवेयर आपका चलेगा, कोई मशीन
कोई मतलब वेबसाइट है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई गेम है, वो कितनी स्पीड में वो क्विकली अपनी एग्जीक्यूट कर रही है, यानी उसके फीचर यूज़र उसको इजीली यूज़ कर रहे हैं, या उसको उसका रिस्पांस उसको मिल रहा है। तो वो होता है कि सिस्टम का रिस्पांस टाइप, क्विक रिस्पांस, ईज ऑफ यूज़, ये सारी चीज़ एफिशिएंसी में आ जाती है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के अंदर कैटेगरी में आ जाती है। स्पेस रिक्वायरमेंट के अंदर अगर है, यानी अगर आप बात करें कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेफिनेटली जब आप डेवलप करते हैं तो वो कोई मेमोरी में स्पेस भी कंज्यूम करता है, और उसका एक स्टोरेज स्पेस भी होती है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है तो वो भी एक स्पेस रिक्वायर्ड करती है। अगर आप कोई ऐप बनाते हैं तो वो कितने एमबी की है, क्योंकि जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आपको सामने लिखा आ रहा होता है 100 MB, 80 MB, 200 MB, तो फिर उसके मुताबिक फिर आपके पास सिस्टम में वो स्पेस प्रोवाइड होनी चाहिए। और आप आजकल तो स्पेस का कोई इशू नहीं है टैकल करने का, ठीक है, तो वो हो जाती है, ठीक है। और पोर्टेबिलिटी, अगर आप अ, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या उसको रन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जावा के बारे में जिस तरह कहते हैं, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी जावा का जो कोड है, जावा लैंग्वेज का, अगर आप कोई एप्लीकेशन जावा में बनाते हैं, जावा को लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो जावा के बारे में कहते हैं कि राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर। इट मीन्स कि जावा का जो कोड है वो अगर आपने लिख दिया हुआ है तो उसको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, डिफरेंट मशीन्स पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड के उसमें JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इंस्टॉल्ड है। फॉर एग्जांपल दैट्स वाई जावा इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज, और पोर्टेबिलिटी का फीचर उसमें होती है कि जावा इज़ अ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड पोर्टेबल लैंग्वेज के जावा का कोड, अगर आपने कोई गेम या ऐप बनाई है या एप्लीकेशन बनाई है जावा का, तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास लिनक्स है, यूनिक्स है, और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई और अगर प्लेटफॉर्म है, तो उसमें अगर उसकी JVM इंस्टॉल्ड है तो वो जावा का कोड को रन करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी। आपने डेफिनेटली व्हेन यू आर स्टडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो JDK, JVM, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा कि आप कैसे एक, पहले शुरू में आपको टीचर जो है वो नोट पैड में एक कोड लिखवाते हैं, फिर उसको JDK, जावा डेवलपमेंट किट जो होती है उसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट और रन करके, कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके दिखाते हैं। फिर जो है आपके पास आप डिफरेंट डेवलपमेंट टूल, यानी जो है मैं डिफरेंट डेवलपमेंट टूल, यानी जावा के नेट बीन्स आपने पहले यूज़ किया होगा। फिर इसी तरह जावा के अगर आप विजुअल कैफ़े है, सिमेंटिक विजुअल कैफ़े है, जावा का एक और टूल है, यानी जावा में अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हैं, रैशनल रोज़ है, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आप जावा की कोडिंग करते हैं, तो वो पोर्टेबल कहलाती है, ठीक है। रिलायबल, यानी अगर वो सिक्योर्ड है और ट्रस्टवर्दी है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर करेक्ट इन्फॉर्मेशन हर वक्त प्रोवाइड करता है, तो वो रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट जो भी होंगी वो सारी चीज़ें आप उस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। फिर आ जाती है यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है कि सॉफ्टवेयर के अंदर मिनिमल, जब एक सॉफ्टवेयर आप बना लेंगे तो यूज़र को ट्रेनिंग के लिए मिनिमल एफर्ट रिक्वायर्ड है, मिनिमल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, और वो जो जो ईज़ ऑफ यूज़ है, या उसमें इंटरफेसेस जो हैं वो ईज़ ऑफ यूज़, यानी ईजीली एक्सेसिबल है, ईजी अंडरस्टैंडेबल है, और यूज़र जो है उसको ट्रेनिंग मिनिमम से मिनिमम प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट यूज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यूज़ दैट एप्लीकेशन। यूजबिलिटी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है हाउ वेल द यूज़र इज़ यूजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। अगर एक सॉफ्टवेयर में उसको फंक्शनैलिटी समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा आपने डिज़ाइन और डेवलप किया हो तो वो फेलियर कंसिडर होता है उसका डिज़ाइन। कोडिंग बाद में आ जाती है, वो कहते हैं फर्स्ट कम्स द इंटरफेस देन कम्स द कोडिंग। पहले लेआउट इंटरफेस होता है, बैक एंड पे कोडिंग होती है। अगर वो उसको इंटरफेस या डिज़ाइन या उसकी यूजिबिलिटी, ठीक है, यूजिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि यूजिबिलिटी की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एक अच्छा है, रिलायबल है, करेक्ट है, मगर वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो वो फिर जो है ना वो एक इशू है, उसको रिजॉल्व करना होता है आपकी डेवलपमेंट टीम में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास ये पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ें यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोसेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यानी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रब को यूज़ कर रहे हैं या स्पायरल यूज़ कर रहे हैं, या आप वो यूज़ कर रहे हैं स्क्रम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो भी अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे आपका
डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड क्या है। और इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप कोडिंग का भी कोई लेआउट या कोडिंग का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फॉलोइंग n tier architecture, or you can following 3 tier or 2 layer architecture, या MVC model view controller which has been followed in web application development, या MVC या MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट आजकल फॉलो किया जा रहा है, और वो आप फॉलो करें इम्प्लीमेंटेशन का जो कोई है, या कोई ख़ास आपने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये एप्लीकेशन जो है इस फ्रंट एंड बैक एंड में चाहिए, तो वो आप यहाँ पर भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली। फिर डिलीवरी अकॉर्डिंग टू डेडलाइन, जो डिलीवरी डेडलाइन है या डिलीवरी के हवाले से कोई स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट मेंशन की है, टाइम किस हवाले से कब तक, और वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट में चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में दो तरह की हैं, इंटरऑपरेटेबिलिटी और एथिकल रिक्वायरमेंट। इंटरऑपरेटेबिलिटी में लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट के अंदर फिर सब आ जाती हैं कि प्राइवेसी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो नीचे लिखा होता है कॉपीराइट्स या ऑल राइट्स रिजर्व बाय द क्लाइंट, या जो भी अगर आपकी एक अपनी ख़ास एक प्रोडक्ट है, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है, तो उसकी अपनी वो राइट्स रिजर्व्ड होते हैं, वो वहाँ पर आप मेंशन करते हैं। या प्राइवेसी जो भी है, आप क्लाइंट का डाटा जो भी आप ले रहे हैं वो आप मेंशन करते हैं कि सबकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, क्लाइंट्स के जो भी डाटा लिया जा रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाएगी। मगर आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली बातें तो सारी ही होती हैं, मगर सब कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, हैक हो जाता है, और बाद में एक बयान आ जाता है कि जी वो डाटा हैक हो गया, ये लीक हो गया, या ये तो कब से हो चुका है ऐसा। तो ये कुछ चीज़ें ज़ुबानी कलामी चल रही होती हैं। मगर ये कि अगर आपकी एक कोई प्रोडक्ट या एप्लीकेशन है वो लीगली प्राइवेसी बताती है कि मेंशन करती है कि प्राइवेसी मेंटेन होगी, और उसकी एप्लीकेशन के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हुई है या आपका इंफॉर्मेशन हुई है, तो वो जो है ना, फिर आप उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है या जिस जो जो उसको ओन कर रहा है, तो उसको आप सू कर सकते हैं, अदालत में लेके जा सकते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कोई प्रूफ हो या कोई तरीकाकार हो कि आपके पास कोई एविडेंस हो कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ से, या सॉरी या डाटा इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राइवेसी लीक हुई है। ठीक है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी इसमें आ जाती हैं। फिर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में एथिकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल यू कैन से कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट में कह सकते हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है वो किसी और को यूज़ करने के लिए देंगे, ये स्पेसिफिकली इस क्लाइंट बेस्ड है, उसको आप किसी और अदर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना उसके कोड को आप कहीं और यूज़ कर सकेंगे। तो कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, यानी एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ डेवलपर आपके पास क्या होती है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है इसकी हर एक जो डिटेल्ड है वो अगर आप ये देखें तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी। फॉर एग्जांपल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है, और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को भी आप देखें कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में अगर आप प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आए तो उसके अंदर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ये जो उसने प्रीवियस जा रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट आपको स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर का मतलब है दोज पर्सन विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट। तो जो लोग उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है। ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन है, इट इज़ दोज पर्सन विच आर डायरेक्टली, ठीक है, पीपल अफेक्टेड इन सम वे बाय द सिस्टम। वो आपके टीम मेंबर हो सकते हैं, जो भी आपके डेवलपर हैं, टीम मेंबर के अंदर मैनेजर हैं, यूज़र हैं, टेस्टर हैं, रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, टीम लीडर हैं, ये सारे लोग हैं टीम मेंबर। फिर आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, फिर आपके जो यूज़र हैं वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर हो सकता है जो आपको फंड कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, और स्पॉन्सर जो है वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, बैक एंड पे बैठा हुआ है। तो स्टेक होल्डर वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो भी आप डिज़ाइन और डेवलप करना चाह रहे हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स कहाँ से हासिल की जाती हैं? इन्हीं लोगों से, ख़ास तौर पे आपके क्लाइंट या यूज़र से रिक्वायरमेंट हासिल की जाती हैं। डॉक्यूमेंट से आपको रिक्वायरमेंट्स हासिल की जाती हैं। कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है या पुरानी कोई इनका तरीकाकार क्या था, या पुराना स्टैंडर्ड क्या था, या पुराना एप्लीकेशन क्या था, उसमें क्या फ़ीचर्स थे, वहाँ से हासिल की जाती हैं। और जो भी आपका जिस तरह की आपकी एप्लीकेशन नेचर है, बिज़नेस एरिया है, उसके हवाले से उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या-क्या
लोग उसमें इस्तेमाल होंगे जिनको यूजर्स कहा जाता है, प्राइमरी एक्टर बोला जाता है उसकी। तो ये है, तो फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, ये हर चीज़ डिटेल में आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन की है मैंने। फॉर एग्जांपल नॉन फंक्शन को मैंने बताया कि मेजर तीन है: प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आप बात करें तो ये यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, फिर एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है, रिलायबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है। इसी तरह आपके पास अगर वो एक्यूरेट है तो रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ें फिर आ जाती हैं। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा डिटेल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट में स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन डिलीवरी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में लेजिस्लेटिव के अंदर प्राइवेसी और सेफ्टी रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसने स्लाइड्स में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा बताया हुआ है। अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, और कि उसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, यानी कोई यूज़र जो है वो अगर किसी फीचर को एक्सेस कर रहा है तो कितने सेकंड के भी कितने सेकंड के अंदर वो उसका रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। स्क्रीन रिफ्रेश टाइम क्या है, ट्रांजैक्शन कितनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो प्रोसेस करता है। अगर एक सिस्टम है, या अगर आप फॉर एग्जांपल जब एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, वो कहीं उसको वेब सर्वर पे या होस्टिंग करवाते हैं, तो वो होस्टिंग जो सर्वर है उस वो कितनी एप्लीकेशंस को या कितनी ट्रांजैक्शंस को पर सेकंड जो है प्रोसेस कर रहा है, तो वो उसकी स्पीड भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपकी मशीन है, उसके अंदर जो है वो जो प्रोसेसर है वो बताता है कि कितनी पर सेकंड इसकी जो है वो स्पीड है, प्रोसेस करता है कितनी पर सेकंड। ठीक है, क्लॉक्स पर सेकंड है या टेक्स्ट पर सेकंड है, ये सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है, साइज़ जो है वो एम बी, जी बी, टेराबाइट्स और इस तरह के उसमें मैयर हो रहा था। ईज़ ऑफ यूज़, अगर हम यूज़बिलिटी की बात करें तो वो ईज़ ऑफ यूज़ उसकी एक फ़ीचर है जिसको आप कहते हैं कि कस्टमर कितना ईज़ ऑफ यूज़ विदाउट ट्रेनिंग या मिनिमल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड करके उसको सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है और उसको फ़ीचर को एक्सेस कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, रिलायबिलिटी अगर आपने उसको मैयर करना हो, ये मेजरमेंट की बात हो रही है। अगर रिलायबिलिटी को मैयर साइज इस रैम भी है, ईज ऑफ यूज़, ट्रेनिंग टाइम पे है। रिलायबिलिटी की बात करें तो सिस्टम जो है फेलियर तो नहीं होता, या अगर वो अ, उसकी अनअवेलेबिलिटी के चांसेस क्या है, रेट ऑफ फेलियर अकरेंस क्या है, हर वक्त अवेलेबल होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो है वो रिलायबिलिटी को टैकल। रोबस्टनेस है कि अगर वो एप्लीकेशन क्रैश होती है, फेल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो कितने टाइम के बाद या कितने अरसे के बाद वो रीस्टार्ट करती है या फेलियर से रिकवर करती है, या कितने इसमें फेलियर्स आ रहे हैं। तो पोर्टेबिलिटी की आपके पास जो आ जाती है। फिर इसमें देखें नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आप ईज़ ऑफ यूज़ की बात करें तो ये यूजेबिलिटी की बात होती है। रिकवरी फ्रॉम फेलियर है, तो ये रिकवरी फ्रॉम फेलियर का मतलब है रोबस्टनेस जो है वो है, रैपिड यूज़र रिस्पॉन्स, ये एफिशिएंसी का फीचर आ जाता है। तो डिफरेंट नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो फंक्शन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको सम अप करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मेजर अगर हम बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल होती है। बट फंक्शनल नॉन फंक्शनल को अंडरस्टैंड करने से पहले आप यूज़र रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं, और उसके बाद जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी जब एप्लीकेशन आप रिक्वायरमेंट हासिल कर रहे होते हैं तो उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को भी नोट करते हैं, और जिस तरह की एप्लीकेशन डोमेन है उस तरह की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको इनहेरिटेडली या एम्बेडेडली आपको पता होनी चाहिए, या आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स मेजर आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेजर टू टाइप्स है, वन इज फंक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड इज नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेसेस द फंक्शनैलिटी or features of a software, and it expresses the description या detail explanation of a functional feature. For example अगर हम लॉगिन की बात करें तो लॉगिन एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है, चेंज पासवर्ड एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है, सर्च एंड एम्प्लॉय एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करना, एनुअल एम्प्लॉय देखना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना, ये सारे सॉफ्टवेयर के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? Non-functional requirements are those type of requirement which expresses or which lay down the quality attributes or which expresses the constraints of a software। यानी सॉफ्टवेयर किन कंडीशंस पर, किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे या
किन कंस्ट्रेंट्स फैक्टर्स पर जो है वो चल रहा होगा, यानी होगा। फॉर एग्जांपल यूजिबिलिटी या परफॉर्मेंस की बात बोले तो नॉन फंक्शन एक रिक्वायरमेंट है, तो कितना क्विक है, कितना इन रिस्पांस टाइम है, कितने सेकंड्स के अंदर वो क्विक रिस्पांस प्रोवाइड करता है आपकी एप्लीकेशन। जो भी अगर यूज़र कोई क्यूरी करे, वो कितनी परफॉर्मेंस उसकी है, कितनी एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या रिलायबल आपकी एप्लीकेशन है कि नहीं है, यानी रिलायबिलिटी के अंदर अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करेंगे तो आप बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है ट्रस्टवर्दी है, अनऑथोराइज्ड यूज़र का एक्सेस नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये सम अप करता है जो एक छोटा सा टॉपिक था कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, और जिसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम यानी फीचर्स की जो सिस्टम की जो यानी सिस्टम बोले तो सॉफ्टवेयर की जो भी फीचर्स हैं उसकी स्पेसिफिकेशन मींस डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल आप अब यू कैन से इन वर्ड ऑफ स्टेटमेंट्स के हर फीचर जो है, हर फंक्शनैलिटी जो है उसको किस तरह एक आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। और ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर, टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अभी जो हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक टॉपिक है, यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक आप एसआरएस डॉक्यूमेंट एक तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको एंड कर दें। अभी हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट फॉलोइंग व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर मेजर आपके स्टेप्स या प्रोसेस क्या है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट इसको एंड कर दें लेक्चर को। थैंक जी यू। ठीक है सर।